नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके सामने भाग 3 मूल अधिकार। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके पहले हम लोगों ने नागरिकता पढ़े थे भाग 2, और उसके पहले भाग 1। भाग 1 में हम लोग पढ़े थे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और उसके बाद नागरिकता पढ़े थे। नागरिकता में कैसे हम लोग नागरिकता अर्जित कर सकते हैं, कैसे उसका समाप्त कर सकते हैं, और क्या क्या संविधान संशोधन द्वारा उसे या द्वारा बना सकते हैं, ये सब देखे थे। ठीक है, पाकिस्तान के से आए लोगों की भारतीय नागरिकता कैसे मिलेगी, और कौन कौन से देश हैं जिनको हम लोग दोहरी नागरिकता का प्रावधान किए हुए हैं। ठीक है, यानी प्रवासी भारतीय की नागरिकता दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 मूल अधिकार। मूल अधिकार का चैप्टर ऐसा है जो बेसिक मूल अधिकार हैं। उन मूल अधिकारों को हम लोग आज विवरित नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आज बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक स्टेप करके उनका व्याख्या करेंगे, उनकी व्याख्याओं का अंतर पढ़ेंगे। ये एग्जाम पर दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कोई ना क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मूल अधिकार। मूल अधिकार का हम लोगों का एक वो है स्टेटमेंट, मूल अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्य। क्या है? व्यक्ति और राज्य के बीच, व्यक्ति और राज्य के बीच क्या है? सामंजस्य। ठीक है, स्थापित कर एकता और शक्ति में वृद्धि करता है। ठीक है, एम.वी. पायली ने कहा था कि व्यक्ति और राज्य के बीच एक सामंजस्य स्थापित कर एकता और शक्ति में वृद्धि करता है। क्या? मूल अधिकार। ठीक, अब मूल रूप से जो अधिकार हैं हमारे वो कितने हैं? हम लोगों के मूल अधिकार मूल रूप से जब संविधान में था, जब अडॉप्ट किया गया था, तो 7 मूल अधिकार थे। कितने थे? 7। ठीक है, 7 मूल अधिकारों में से कौन कौन से मूल अधिकार थे? वो थे आपके समता का अधिकार जो 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 था। फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 था। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 था। कितना था? 23 से 24। ये मैं अनुच्छेद का क्रम क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन सुम्मिलित करने के लिए आता है, और सुम्मिलित करने के लिए जब आता है तो उसमें क्या होता है कि समता का अधिकार और अनुच्छेद बताता है। अनुच्छेद और समता के अधिकार में मिलान करते हैं, कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये चीज़ बताते हैं। ठीक है, तो अब ये सुम्मिलित करने के लिए इसलिए हम अनुच्छेद साथ साथ बता रहे हैं। ठीक है, और समता के अधिकार में 14 से 18 के बीच में कई सारे जो समता के अधिकार हैं वो दिए गए हैं, उनको बताया गया है। ठीक, अब शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है, शोषण के विरुद्ध क्या है? अनुच्छेद 23 और 24, जिसमें बलात्श्रम और शोषण के विरुद्ध है आपका बाल श्रम, ये सब बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है धर्म। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। क्या? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बारे में बताया गया। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यह है 5वां। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है 29 से 30। कितना? 29 से 30। मूल रूप से कितने संविधान में थे? मूल रूप से हमारे मूल रूप से 7 थे। ठीक, अभी कितने हैं? अभी हमारे 6 हैं। क्यों? क्योंकि ये जो छठा संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, ये अनुच्छेद 31 में वर्णित था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में 300 का में इसको एक विधिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, कौन सा अधिकार दिया गया है? विधिक अधिकार दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 300 का में इसको एक विधिक अधिकार के रूप में दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। इसमें भीमराव अम्बेडकर ने कहा था ये संविधान की आत्मा है। संवैधानिक उपचार क्या है? संविधान की आत्मा। तो मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? मूल अधिकारी थे। मूल अधिकार जो थे हमारे कितने थे? मौलिक अधिकार वो थे हमारे 6। ठीक, मूल रूप से 7 थे, कन्वर्ट कितने हुए? 6। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा अलग कर दिया गया था। ठीक है, ये हो गए मेन। अब इसके कुछ अंदर तथ्य हैं, उन पर फोकस करते हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 12 से 35। भाग 3 में कितने अनुच्छेद हैं? 12 से 35। इसमें 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा बताई गई है। ठीक, राज्य की परिभाषा बताई गई है। 13 में राज्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, और 14 से 35 यानी 32 तक ये आपके मूल अधिकार दिए गए हैं, और 33, 34, 35 ये इनका विवरण दिया गया है। तो कुल कितने अनुच्छेद हैं? 27 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 27 अनुच्छेद हैं। अब ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? मौलिक अधिकार जो है लिखित रूप से संविधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है मौलिक अधिकार। ठीक, इसको मौलिक अधिकार भी कहते हैं, मूल अधिकार भी कहते हैं और मौलिक अधिकार भी कहते हैं। ठीक, अब इसके इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है कि फ्रांस में 1789 में क्या हुआ था? अधिकार घोषणा पत्र हुआ था। फ्रांस में अधिकार घोषणा पत्र हुआ था 1789 में, वहाँ से था। ठीक है, वहाँ मौलिक अधिकार का जन्म होता है। फिर 1789 में लुई 16वें को उल्लंघन में फांसी दे दी गई। अब ये जो अधिकार घोषणा पत्र हुआ वो लुई 16वें को इसका उल्लंघन किए तो उनको फांसी दे दी गई। यानी इतना स्ट्रांग था ये मौलिक अधिकार कि अगर कोई उसका राजा उस चीज़ का उल्लंघन करता था तो उसको फांसी दे दी जाती थी। अब 1791 में अमेरिका में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1791 में। शुरुआत कहाँ हुई? 1789 में फ्रांस में, और 1791 में उसको अडॉप्ट कर लिया गया संविधान में। ठीक है, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग 1917 और 1900 ब्रिटिश काल में 1917 से 1919 में मौलिक अधिकार का मांग हुई। ठीक है, मौलिक अधिकारों की मांग जब भारत में हुई तब ब्रिटिश काल था 1917 से 1919 में। फिर कब मांग हुई? 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया में मांग हुई 1925 में। फिर उसके बाद 1917 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया का अधिवेशन जब हुआ था तो 1925 में, तो उसमें मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी। अब 1927 में क्या हुआ कि मद्रास अधिवेशन जब हुआ था, उस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का फिर से मांग उठी। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1930 में कराची अधिवेशन में 1930 में मौलिक अधिकारों का फिर से जिक्र हुआ कि मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए जाए, लेकिन हर बार वो नाकाम होते थे, मांग उठती थी। फिर उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब 1931 में, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया, तो उस महात्मा गांधी ने जब भाग लिया उस गोलमेज सम्मेलन में, तो उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया, कहा मुझे मौलिक अधिकार दीजिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मौलिक अधिकारों का अधिकार दिया नहीं गया। तो 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने भी इस चीज़ पर जिक्र किया। फिर जेवी कृपलानी की अध्यक्षता में उप समिति गठित हुई। 1945 में मौलिक अधिकारों को मांग के लिए उप समिति गठित हुई। किसकी अध्यक्षता में? जेवी कृपलानी की अध्यक्षता में क्या हुआ? एक उप समिति गठित हुई। ठीक, ये तो हो गया इतिहास कि कहां पर कब कैसे मौलिक अधिकारों का जिक्र हुआ और मांग उठी। ठीक है, कहां से कब अडॉप्ट किया गया। ठीक है, मौलिक अधिकारों का ये तो जिक्र हो गया। अब आते हैं मौलिक अधिकारों के में अति आवश्यक तथ्य। मौलिक अधिकारों में अति आवश्यक तथ्य। अब अति आवश्यक तथ्य जो हैं उनमें जब हम ये समता का अधिकार और ये सब
पढ़ाएंगे स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, सावधानिक उपचारों का अधिकार, तब उस आर्टिकलों में क्या किसका विवरण दिया है तो उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी आवश्यक तथ्य देखते हैं। कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध हैं। आर्टिकल 15(2) से 15(2), 17, 23, 24 ये क्या है? व्यक्तियों के विरुद्ध है। व्यक्तियों के विरुद्ध क्यों है कि 23 में अगर कोई ब्लासम कोई व्यक्ति द्वारा कराया जाता है किसी व्यक्ति से तो वो व्यक्ति के विरुद्ध होगा। 24 भी ऐसा ही है। 17 है अस्पृश्यता का, अगर कोई आदमी उस व्यक्ति को उल्टा सीधा बोलता है या उसके जातिवाद शब्द यूज होता है, अस्पृश्यता का अंत होता है या अपने नाम के आगे कोई पदवी लगाता है तो वो भी एक हो गया। ठीक है। उसी तरह कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को है। कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को, जो भारत के नागरिक हों उन्हीं को दिया गया है। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये क्या है, कौन से विवरण है, ये सब हम जब इसको पढ़ाएंगे तब आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 में छोड़कर आपात स्थिति में निलंबित करते हैं। राष्ट्रपति जब आपात स्थिति, 3 हम लोगों की आपात स्थितियाँ हैं, उन आपात स्थितियाँ जब निलंबित होती हैं, आपात स्थितियाँ लगती हैं तो सारे मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। सिर्फ 2 मौलिक अधिकार छोड़ दिए जाते हैं, 20 और 21। ठीक है। अनुच्छेद 20 और 21, जीने का अधिकार और स्वतंत्रता। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 19 हुआ 25 से 28 क्या है? सकारात्मक है। अनुच्छेद 19 व 25 से 28 क्या है? अनुच्छेद सकारात्मक मौलिक अधिकार है। ठीक। अनुच्छेद 14, 15, 16, 21, 14, 15, 16, 21 अनुच्छेद क्या है? वो अनुच्छेद हैं जो नकारात्मक भाव प्रकट करते हैं। आपको बता दें जो हम लोग के मौलिक अधिकार हैं वो न्याय योग्य हैं, उन पर न्याय लिया जा सकता है। ठीक। आर्टिकल 368 यानी संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368 द्वारा इस मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए थे मौलिक अधिकार, मौलिक यानी मूल अधिकार भाग 3 में। उसको हम लोगों ने पढ़ा था क्या? इसको हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कितने मौलिक अधिकार होते हैं, कितने मूल अधिकार होते हैं हमारे, कितने मूल अधिकार होते हैं? 7। ठीक। 7 मूल रूप से हमारे मूल अधिकार थे, मूल रूप से। ठीक। लेकिन लास्ट में 6 मूल अधिकार बचे हैं। 6 मूल अधिकार बचे हैं। क्यों? क्योंकि एक मूल अधिकार जो है वो विधिक अधिकार बन गया है। कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? वो बन गया है आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है वो आपका विधिक अधिकार बन गया। क्या बन गया? विधिक अधिकार। 300 काम है में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब बचे कितने हम लोगों के? 6 मूल अधिकार। अब उन 6 मूल अधिकारों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है वो कितने से कितने तक है? अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है। तो अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकारों में क्या क्या अनुच्छेद हैं और उन अनुच्छेदों में क्या विवरण है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज पहला अनुच्छेद जो है हम लोगों का अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में ये बताया गया है कि जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों में एक शब्द यूज किया जाता है, राज्य। तो राज्य जो शब्द है उसको परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में। अब क्या राज्य शब्द क्या क्या हो सकते हैं? राज्य शब्द होते हैं कार्यकारी या विधायी अंगों, कार्यकारी या विधायी अंगों में जो आपके क्रियान्वयन में करने में सरकार और संसद का हिस्सा हो, वो आपके राज्य शब्द हो सकते हैं। ठीक। दूसरा है राज्य सरकार के विधायी अंगों के, राज्य सरकार के विधायी अंग के विधानमंडल और वहां की सरकार
वो भी राज्य शब्द के अंतर्गत आती है। ठीक है। उसके बाद सभी स्थानीय निकाय, नगर पालिका, पंचायत और जिला बोर्ड, ये सब जो स्थानीय निकाय हैं वो भी राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। यानी जो अधिकार प्राप्त हैं उनमें जो राज्य शब्द है वो राज्य के खिलाफ पाए होंगे, राज्य के साथ पाए होंगे मौलिक अधिकार। तो उस अधिकारों में पाने के लिए जो राज्य शब्द का वर्णन किया गया उसमें सभी स्थानीय निकाय भी आएंगे। LIC, सेल, ONGC और वैधानिक और गैर संवैधानिक प्राधिकरण जितने रहेंगे वो भी राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब ये चीज़ें हम लोग तो समझ गए कि जो अनुच्छेद 12 में है वो राज्य शब्द एक शब्द नहीं है, इसके अंतर्गत कई संस्थाएं और संसद क्या लोकिन जो आपकी स्थानीय निकाय हैं ये सभी राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक। अब अनुच्छेद 12 में तो ये सब वर्णित कर दिया गया, एक चीज़ें बता दी गई कि हाँ जो आपको मौलिक अधिकार दिए जाएंगे उन मौलिक अधिकारों में आपको अनुच्छेद जो राज्य शब्द जिसके लिए आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं या जिसके खिलाफ आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनके लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो है राज्य। तो राज्य की शब्द में कौन कौन से सम्मिलित हैं संस्थाएं, उनके बारे में अनुच्छेद 12 में ये चीज़ बताई गई। ठीक। और उसके बाद अनुच्छेद 13 आती है। अनुच्छेद 13 इसमें क्या है, जितनी विधाएं बनाई गई हैं, जितनी विधि बनाई गई है उन विधि को के बारे में बताया गया है कि ये विधि जो है वो किसी के द्वारा नहीं, जो विधि बनाई गई, जो अधिकार दिए गए हैं वो सिर्फ आपका न्यायालय में ही उसको परिवर्तित किया जा सकता है या संसद द्वारा उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 13 में ये भी चीज़ बताई गई कि जो विधि है उसके अकॉर्डिंग सभी लोग समान हैं। ठीक है। और जो न्यायालय और उच्च न्यायालय में उन चीज़ों को न्याय मिल सकता है, ये चीज़ें बताई गई हैं। न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में विधि के समक्ष उनको न्याय दिया जा सकता है। ठीक। अब आते हैं हम लोग मौलिक अधिकार। अब मौलिक जो अधिकार हम लोग बताए थे उन मौलिक अधिकारों पे अब प्रकाश पड़ेगा। ठीक है। तो मौलिक अधिकार में पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, इसका अनुच्छेद का सीरियल क्या है? अनुच्छेद 14 से 18। ये देखिए दोस्तों, क्रम पूछा जाता है कि समता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आते हैं। तो 14 से 18 के अंतर्गत जब आपके समता का अधिकार आएगा तो उन समता के अधिकार में कौन कौन से अधिकार होंगे वो हम आज देखते हैं। पहला अनुच्छेद है 14। अनुच्छेद 14 है, 14 से 18 के बीच में आता है समता का अधिकार। तो 14 से 18 के बीच में जो समता का अधिकार आ रहा है तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अर्थात जो विधि के समक्ष समता, जितनी विधि बनी है उनको उनके सामने सभी समान है। विधि यानी कानून के ऊपर कोई नहीं, संविधान के ऊपर कोई नहीं है। ये चीज इसमें बताया गया है कि विधि के समक्ष समता, सभी को विधि के समान संरक्षण दिया जाएगा, उनको समान भाव से देखा जाएगा। तो अनुच्छेद 14 में ये बताया गया कि विधि के समक्ष समता जो रहेगा, हर व्यक्ति, जितने कानून बने हैं वो कानून सभी व्यक्तियों के लिए समान होगा। ये चीज बताई गई है अनुच्छेद 14 में। और विधियों के समान संरक्षण, और जितनी भी विधियां बनी हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, उनको पालन किया जाएगा। ये अनुच्छेद 14 में बताया गया है। ठीक। अब अनुच्छेद 15 में आता है। ठीक है, लेकिन जो विधि है उसमें 3 अपवाद हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, इसके अंतर्गत नहीं आते। क्यों? क्योंकि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद के दौरान कोई ऐसी काम करते हैं तो उन्हें ना उनके दीवानी फौजदारी का कानून चलेगा, ना उन्हें
उस दौरान गिरफ्तार किया जा सकता है जब वो पद में रहे, या फिर उन्होंने कोई ऐसा संगीन अपराध किया तो उन्हें पद से हटाने के बाद ही उन पर केस चल सकता है। ठीक। अब अनुच्छेद 15 में आते हैं। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या पर प्रतिबंध। अब जैसे अनुच्छेद 15 में बताया गया कि समता का अधिकार है हम लोगों का, उसमें 15 जो है अनुच्छेद 15 वो क्या बताता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। ठीक है। किसी भी सरकारी संस्थान या गैर सरकारी संस्थान या भारत में किसी भी वस्तु के ऊपर इन चीजों के आधार पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते, प्रतिबंध नहीं लगा सकते। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये प्रवृत्ति जो आई थी वो हमारे पूर्वजों के द्वारा, जो हमारे पहले जो सिस्टम था, बीच में जो सिस्टम हो गया, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें अडॉप्ट की गई, उन्हें एक समता का अधिकार दिया गया। क्योंकि राइट टू इक्वलिटी में सभी को समान अधिकार दिया जाता है, समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। ठीक। तो इस पर न विभेद कर सकते हैं न प्रतिबंध लगा सकते हैं। ठीक। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के, या यहाँ तक कि आपको किसी संस्थान में अगर आपको जॉब पानी है या उसके है तो उस कंडीशन में भी आपको धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद, प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ठीक। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अगर किसी भी लोक में नियुक्ति या नियोजन करना है, नौकरी पाना है, उस कंडीशन में आपके जितने विषय हैं उन पर सभी को समान अवसर की समानता दी जाएगी। ऐसा नहीं किया जाएगा कि किसी को उस कंडीशन में बाउंड किया जाए। किस कंडीशन में? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या आधार पर। जन्म स्थान का जो मांगते हैं वो भी सिर्फ तेलंगाना और तमिलनाडु में है ऐसा कि वो नहीं मांग करते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं 17, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या बताता है? अनुच्छेद 17 में बताता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब जो छुआछूत की व्यवस्था थी उस टाइम, या फिर ऊंच नीच की व्यवस्था थी, उस कंडीशन में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत मतलब आप छूने की अंत करेगा। कोई अगर इस चीज में उसको दंडित करता है या कोई हरकत करता है, उसके ऊपर न्यायिक कार्यवाही हो सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। पहले क्या था कि जो हम लोगों के पद थे, राजा साहब, महाराजा, कुंवर जी, ये सब जो पद रहते थे, ठीक है, उन पदों के उन अपने नाम के आगे ये सब चीजें लगाते थे तो एक उपाधि देते थे। ठीक है। या फिर बाहर दूसरे देशों द्वारा किसी की उपाधि दी जाती थी, उस कंडीशन में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है। उसमें उपाधियों के अंत, अब सरकारी तौर पर उन्हें उपाधि मिली है तभी उन्हें उपाधि दी जाएगी। वो अपने नाम के आगे उपाधि लगा सकते हैं, अन्यथा उस चीज़ पर वो नहीं लगा सकते, वो कानूनी दायरे के अंतर्गत आ जाता है। अब आते हैं, ये तो हो गया समता का अधिकार। समता के अधिकार में क्या है? पहला है आपका अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समान समता, विधियों के समान संरक्षण। 15 है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद या प्रतिबंध। और उसके बाद 15 है हो गया है। 16 है आपका लोक नियोजन के अवसर की समानता। 17 है अस्पृश्यता का अंत और 18 उपाधियों का अंत। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है जब वन लाइनर या फिर फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पूछा जाता है अस्पृश्यता का अंत के किस अनुच्छेद में वर्णित है, या उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है, ये पूछा जाता है। अब नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यानी दूसरा मौलिक अधिकार जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार है। किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 19 से 22 में इसका वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 क्या कह रहा है? वाक की स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है।
6 टाइप के वाक्य जो है हमारे जो अनुच्छेद 19 है उसमें वाक्य अपनी वृत्ति अपने एक विचार रखने की स्वतंत्रता है। उसके अलावा कहीं भी घूमने की, फिरने की, जीने की, इनकी सबकी आपकी अनुच्छेद 19 में वर्णित है। इसी के अंतर्गत जो हम लोगों का न्यूज़ है यानी मीडिया है वो आपको इसी के अंतर्गत उसको संरक्षित किया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 20 में कह रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्ध और के संबंध में संरक्षण। अगर अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अगर किसी का दोष, कोई व्यक्ति अपराध में उसके दोष नहीं सिद्ध होते हैं तो उस कंडीशन में उससे संरक्षण दिया जा सकता है, दिया जाता है या दिया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 21 में क्या कहना है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इस आधार पे नहीं दिया जाता है, विदेश जाने का भी अधिकार दिया जाता है। ठीक है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसका ये मतलब नहीं कि उसे प्राण देने का या दैहिक होने का संरक्षण दिया गया, नहीं। वो अगर स्वयं से भी प्राण दे रहा है तो वो उसके गैर कानूनी तरीका है उसके लिए। ठीक है। इसलिए मतलब उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इस आधार पर दिया जा रहा है कि वो अपनी उस चीज़ पे उसको स्वतंत्र नहीं किया जा रहा है। ठीक है। इस स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया, उससे बचाया गया है, रोका गया है। ठीक। अनुच्छेद 21 का बाद में जोड़ा गया है संविधान संशोधन द्वारा 86वें द्वारा 2002 में अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसलिए स्थापित किया गया था कि बालकों की प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया जाए। अनुच्छेद 21 का में बालकों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है उसे इम्प्लीमेंट किया गया है। 6 से 14 वर्षों को प्रारंभिक शिक्षा अधिकार दिया जाएगा। इस आधार पे आज प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट में प्राइमरी स्कूल जो चलते हैं वो इसी आधार पे चलते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए, उनको निःशुल्क शिक्षा देने के लिए ये चीज़ किया गया है। ठीक। तो अनुच्छेद 22 में क्या कह रहा है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। इस कंडीशन में अनुच्छेद 22 में जो बताया जा रहा है स्वतंत्रता, ऐसी कई होती हैं, दशाएं होती हैं जिनमें उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और उन्हें उस चीज़ के लिए उन्हें संरक्षित किया जा सकता है कि आपको 2 घंटे या 24 घंटे के अंतर्गत उन्हें कोर्ट में पेश करना है। ये सब दशाएं होते हैं और उनका निरोध करने का मतलब उससे बचने का भी सल्यूशन देते हैं। अनुच्छेद 22 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया? मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार सम का प्रतिबंध। जैसे अनुच्छेद 23 में ये चीज़ की गई है कि जो लेडीजों को या फिर जो व्यक्तियों को उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध या बिना इच्छा के उन्हें दुर्व्यवहार यानी उन्हें उस कीचड़ में डाल देना जहाँ पर उनका जीवन नर्क हो जाए, उस कंडीशन में बचने के लिए उनको बचाने के लिए ये चीज़ लाया गया है। मानव के दुर्व्यवहार यानी उन्हें जो है वो वैश्यावृत्ति में डालने की संरक्षित करने के लिए ये चीज़ लाया गया था अनुच्छेद 23 में। मानव का दुर्व्यवहार यानी, और दूसरी चीज़ जो बंधुआ मजदूरों का है या व्यक्तियों को सेल करने का, उनके पार्ट्स को सेल करने का है, ये सब इन सबको संरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 23 में बताया गया था। ठीक है। अनुच्छेद 24 में क्या है? कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध। जैसे हर कारखाने में या कहीं होटल में या कहीं पर अनुच्छेद 24 बताता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों पर लागू होता है कि वे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे वहाँ पर कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वो उनके बालकों को उनकी संरक्षण किया गया क्योंकि वो एक एज होती है उनको डेवलप करने की। इसीलिए उन्हें अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष को उनको शिक्षा देने के लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। 3 हम लोगों ने आज
पढ़ लिया है मौलिक अधिकार, 3 और मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, उनको हम लोग और पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।